जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक प्रकार से रिपोर्ट है। ठीक है, तो कल मैंने आईयूसीएन स्टेटस डिस्कस किया था, जो कि एक प्रकार से यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ गिने चुने टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से एक था। ठीक है, तो आज वाला जो टॉपिक है रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स भी जो है एक प्रकार से मैं कहूँगा, अगर कुछ यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स को डिफाइन किया जाए कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनमें से ये रिपोर्ट्स है। ठीक है, जैसे आप लोग कुछ भी पढ़ते होंगे, करंट अफेयर पढ़ते होंगे, ठीक है, चाहे कोई भी मैगजीन पढ़ते होंगे, तो उसमें जो ज़्यादातर करंट अफेयर जो होते हैं वो रिपोर्ट्स को लेके ही होते हैं। शुरुआत में जैसे लिखा होता है, जैसे न्यूज में क्यों आया ये टॉपिक, ठीक है, तो न्यूज में क्यों आता है, क्योंकि भाई कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे चाहे आईएमएफ हो, तो चाहे आपका डब्ल्यूएचओ हो, तो ये सभी जो हैं कोई ना कोई रिपोर्ट जो है सभी कंट्रीज का निकालती हैं कि भाई इस इस पैरामीटर पे या इस डायमेंशन में इस कंट्री का क्या रैंकिंग है। समझ रहे हैं ना? जैसे इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है। हंगर इंडेक्स में एक प्रकार से इंडिया की क्या रैंकिंग है। ठीक है, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी में इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो इस प्रकार से जो है अगर आप करंट अफेयर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये रिपोर्ट्स जो होते हैं इसी के फॉर्म में अपना करंट अफेयर आता है। ठीक है, अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कहा जाए कि भाई ये टॉपिक जो है इसका इंपॉर्टेंस लेवल क्या है, तो मैं इसमें कई स्टार दूंगा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको लेके भी यही इशू है, जैसा कि मैंने कल आईयूसीएन साइट्स डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया कि भाई जो सोर्सेज, कोचिंग सोर्सेज जनरली जो होती हैं, उनमें ज़्यादातर सारे के सारे साइट्स को इंक्लूड नहीं किया। सॉरी, आईयूसीएन जो एक प्रकार से एनिमल्स का जो कैटेगरी था, रेड लिस्ट, उसको बेसिकली इंक्लूड नहीं किया था। तो सिमिलरली रिपोर्ट्स का भी है, आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको कोई एक ऐसा सोर्स नहीं मिलेगा जिसमें के सारे रिपोर्ट्स को इंक्लूड किया गया हो। ठीक है, वो तभी हो सकता है जब आप पढ़ते हैं ठीक से, और एक मैगजीन में, साल भर के मैगजीन में जितने भी रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं, उनका आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो मैंने भी जब करंट अफेयर में डिस्कस करता रहता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि भाई कई ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे जिसमें इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मैं बताता रहता हूँ कि भाई ये अपने नोट्स बना लीजिएगा आप, जो ये भी शॉर्ट नोट्स में जो है इन रिपोर्ट्स को कवर करते रहिएगा। लेकिन होता है भाई, हर कोई आलसी होता है, मैं भी हूँ। ठीक है, तो मैं ही आपकी हेल्प करना चाहता हूँ बेसिकली कि भाई आप जो हैं इनको एक प्रकार से मैंने कंपाइल कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैंने कंपाइल किया है। टोटल मैंने 70 रिपोर्ट्स को कंपाइल किया है, 70 रिपोर्ट्स को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी आप रिपोर्ट ABCD कोई भी करेंगे, मेरे ख्याल से इसके अंदर कवर हो जाएगा, इन 70 रिपोर्ट्स में कवर हो जाएगा। बाकी जैसे आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं तो साथ-साथ जो है एक बार चेक करिए, अगर इसमें नहीं होगा, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप पे भेज दूँगा, इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे भेज दूँगा। अगर कोई रिपोर्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप जो है बेसिकली अपना नोट्स बना लीजिएगा और उसमें जो है वो रिपोर्ट ऐड ऑन करते जाइएगा, ठीक है? तो मोटा-मोटी मेरा कहना ये है कि भई 70 रिपोर्ट्स में ऑलमोस्ट जो है आपको क्वेश्चन आएगा, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका निकल जाना चाहिए। बाकी अगर कोई इश्यू है उसमें, बेसिकली कुछ कोई रिपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं हो पाया है, क्योंकि हर साल जो है कुछ ऐसे नए रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं, तो उनको जो है आप अपने नोट्स में जो है उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसमें जैसे मैंने 70 रिपोर्ट्स किए हैं, इसके हम लोग आते हैं कौन-कौन से रिपोर्ट है। इसमें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि इसमें कौन-सा रिपोर्ट, जो कि 70 रिपोर्ट्स थोड़ा-सा मुश्किल है याद करना। तो मैं आपको बताऊँगा कौन-सा बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं आपको टिक करूँगा, वो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, ठीक है? तो उस पे भी मैं आऊँगा। तब तक के लिए कुछ ऑर्गनाइज़ेशन जो कि ये रिपोर्ट निकालती हैं, उनके बारे में 2 मिनट जान लेते हैं, भई उन ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये सारे फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, बाकी बहुत डिटेल में नहीं कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिश हुआ था 1971 में, पहली बात। दूसरी बात, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के बेसिस पे ये चलता है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी है और एक प्रकार से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी योगदान है, ठीक। और इसके जो फ्रेमवर्क है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, हर कोई इंस्टीट्यूट जो इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका कोई फ्रेमवर्क होता है, भाई किस किस दिशा में ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस को सुधारने में, एक प्रकार से जो गवर्नेंस हो, ठीक है। दूसरे अलावा जो प्लेनेट है, पीपल है, ये सब आपस में, प्लेनेट पीपल प्रॉस्पेरिटी, P3, ठीक है। तो प्लेनेट पीपल प्रॉस्पेरिटी, तो ये सभी जो है एक प्रकार से सभी का एक
फायदा हो, ठीक है। तो इसका इनका फ्रेमवर्क है। बाकी क्या आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर। तो कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका सेक्रेटरीट चाहे हेडक्वार्टर जो है पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कोई एग्जाम में पूछ दे भाई हेडक्वार्टर क्या है, अगर याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है, याद ही कर लीजिएगा। नहीं तो जैसे आपको चूंकि काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है, जेनेवा। तो आप जो है जेनेवा पे टिक मार सकते हैं अगर बिल्कुल आपको आइडिया ही नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर क्या है। ये मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया। दूसरा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक जो है ये बेसिकली जो 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहे थे। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ये 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जो कि एक प्रकार से यूएसए में हुआ था 1944 में, ठीक है, 1944 में। और उस टाइम जो है इसका जो वर्ल्ड बैंक था, जो शुरुआत में इसका नाम था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक प्रकार से रिकंस्ट्रक्शन करना था, समझ रहे हैं ना। तो ये बेसिकली आईबीआरडी फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये वाली बॉडी आई थी। और आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एक प्रकार से, वो भी जो है वो आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 के बाद ही वो एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, टू रिड्यूस, एक तरह से फंडिंग करती है, ये फंडिंग करती है। किस लिए करती है फंडिंग, टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो पॉवर्टी रिड्यूस रिडक्शन में, ठीक है। तो पॉवर्टी रिडक्शन में, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो इस दिशा में ये काम करती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है आपके कंसिस्ट 5, तो कंसिस्ट 5 ऑर्गेनाइजेशन, तो 5 ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्ट करता है। एक आईबीआरडी जिस जो शुरुआत में इसका रूप था, दूसरा आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथा मीगा, मीगा ये सभी सभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन्हीं 5 इंस्टीट्यूशन से बनता है। मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। और चौथा है आईसीएसआईडी, ठीक है, आईसीएसआईडी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वर्ल्ड बैंक एक प्रकार से बनाते हैं। और मैंने आपको बताया इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, 1944 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। और उसके बाद आईबीआरडी शुरुआत में कहलाता था, धीरे धीरे इसका नाम वर्ल्ड बैंक पड़ गया, ठीक। नेक्स्ट इज आपका अंकटाड। तो अंकटाड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का एक प्रकार से बॉडी है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, तो बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक। और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्या है ये, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। तो यूनाइटेड नेशन की कुछ स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं, जैसे जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, जिसका हाल में ही इंडिया जो है एक नॉन परमानेंट मेंबर भी रहा था। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये हर 2 साल पे एक प्रकार से रोटेट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा यूनाइटेड नेशन यूएनजीए, यूएनएससी, इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये सभी जो हैं एक प्रकार से वो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट बॉडी है। लेकिन काफ़ी ऐसी बॉडी हैं जो स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई हैं, तो उनमें से ये है अंकटाड, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डील विद ट्रेड इशूज, तो ये ट्रेड इशूज, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, टीएडी का मतलब ही है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे जो ट्रेड इशूज हैं उसमें देखती है, तो ट्रेड इशूज, ठीक। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, तो इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन। और हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक। इसके अलावा जो इसका चौथा ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको न्यूज में पढ़ते होंगे, आईएमएफ, ठीक। तो आईएमएफ जो है ये भी आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जिसके थ्रू वर्ल्ड बैंक बना था। तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये बॉडी बनी थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944, ठीक है। तो वहाँ इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। और इसका भी हेडक्वार्टर जो कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी इसका भी हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये मॉनेटरी कोऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसका 2 काम है कि भाई मॉनेटरी कोऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की दिशा में जो है
वो काम करती है जो हर कंट्री है उसका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो मेंटेन रहे। इंडिया का भी हाल में मैंने सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी डिप्लीट हो गया, पिछले 1 डेढ़ साल से डिप्लीट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताए। वैसे तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके बारे में बताने लगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद से जैसे जो भी न्यूज़ में रहता है ना, जो भी टॉपिक्स या जो भी रिपोर्ट न्यूज़ में रहता है, तो कोई ना कोई रिपोर्ट जो है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू निकाला जाता है। तो आपको रिपोर्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये एक तरीके से है, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा करिए, ऐसा नहीं कि बस जो दिया हुआ है मैगज़ीन में उतना ही पढ़ा करिए, ठीक है। अपना एक शॉर्ट नोट्स जो है अलग से बनाया करिए थोड़ा डिटेल्ड वे में, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सारे के सारे रिपोर्ट्स को इंक्लूड किया है जिसकी वजह से रिपोर्ट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर चाहे तो आप थोड़ा-सा स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं और मैं बताता हूँ भैया कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट है। बाकी वो तो मैं बताऊँगा कौन-कौन से इम्पोर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो करंट अफेयर में है, उसमें नहीं है, दो राय नहीं है। जो करंट अफेयर में एक बार आ गया, चाहे किसी भी मैगज़ीन में, ठीक है? वो आपके जो है बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब जैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, तो जिस पे मैं टिक मार्क कर दूंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स पता होना चाहिए। सिमिलरली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये पता होना चाहिए। बाकी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन जो पता होना चाहिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 4 जो हैं इसके इसके बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। बाकी एक बार आप देख सकते हैं बाकी जो रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है ये तीनों के वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसमें मैं स्टार बना देता हूँ, तीनों बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पिछले 1-2 साल से नहीं आ रहा, 2-3 साल से 21 में आया था, 2021 में, उसके बाद मेरे ख्याल से नहीं आया है। इसमें इंडिया की रैंकिंग भी जो है काफ़ी इंप्रूव हुई थी, इसको लेके ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालती थी, मेरे ख्याल से अभी हाल में नहीं निकाली है। बाकी ये पता होना चाहिए कि भाई कौन निकालता है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, अब देखिए यहाँ पे जो है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स था, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक निकालती है, ठीक। इसके अलावा आपका ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। बाकी देखिए मैं ये नहीं बता सकता कौन सा एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में बता सकता हूँ, ठीक। अब ऐसे अंकटाड का आपको पता होना चाहिए कि अंकटाड का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये अंकटाड का पता होना चाहिए, ठीक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी आप ध्यान रख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक निकालती है, ठीक। अब अंकटाड जो है इसका एक और जो आपको बताना चाहिए वो है आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आईएमएफ, आईएमएफ का आपको पता होना चाहिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो आईएमएफ का जो ये 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक। अब ये देखिए ये दोनों रिपोर्ट जो हैं बिल्कुल भूलिएगा मत, मैं यहाँ स्टार लगा दे रहा हूँ, 2-2 स्टार लगा दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट बेसिकली ये है कि जैसे कोई भी कंट्री, थोड़ा मैं बताता भी जाता हूँ। जैसे कोई भी कंट्री जो है जैसे कुछ टारगेट लेती है, जैसे COP 21 जो हुआ था आपका, ये पेरिस वाला जो पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में इवेंट हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। तो बेसिकली जो है इसमें एक वो किया गया था कि भाई टारगेट लिया गया था जिसको NDC कहा गया, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि भाई अपने को एमिशन कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है। तो उस दिशा में जो है क्या गैप रह गया, क्या कमियां रह गई, एमिशन गैप, एडेप्टेशन गैप, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ये 5 जून को ये बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ पे हुई थी, लेकिन यही हुई थी और इसका हेडक्वार्टर शायद नैरोबी केन्या में है। तो एक बार बेसिकली यूएनईपी के बारे में मैं जो करंट अफेयर डिस्कस किया था उसमें तो मैंने बताया ही था। बाकी आप भी जो है डिटेल वे में एक बार जाइएगा, ठीक। तो ये रिपोर्ट तीनों याद रख लीजिएगा, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम निकालती है, ठीक है। नेक्स्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके सारे सारे रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। टीबी के ऊपर रिपोर्ट ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, तो टीबी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा संख्या जो है ये इंडिया में है, इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस टीबी के हैं। समझ लीजिए, आप इतना समझिए कि हम लोग कोविड 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 चिल्लाते रहते हैं कि कोविड से इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई टीबी टीबी जो है कोविड से ज़्यादा लोग टीबी से मरते हैं, इतना आपको आइडिया चाहिए। हर साल जो है कोविड से ज़्यादा लोग टीबी से मरते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है भाई, ठीक है। सरकार जो है अभी भी इस पे निजात नहीं पा रही है, जबकि ये पुरानी बीमारी है। आज से हम लोग के जो बाप दादा होंगे
उनको भी बेसिकली बीमारी हो सकता है उस समय हुई होगी। तो ये बहुत ही पुरानी बीमारी है, लेकिन अभी भी जो है इससे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। तो मलेरिया रिपोर्ट और वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है WHO, ये 3 जो है, विजन रिपोर्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। वो विजन रिपोर्ट बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे लोगों की आँखों के बेसिस पे है कि भाई आँख खराब हो रहा है या आँखों से संबंधित बीमारियाँ। तो ये ग्लोबल टीबी रिपोर्ट और वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट ये पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज FAO। तो FAO जो है आपका, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका हेडक्वार्टर जो है ये इटली रोम में है, इटली रोम। और जहाँ तक मुझे याद है कि बेसिकली ये जो है 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा FAO के बारे में। और ये जो रिपोर्ट निकालती है वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट, हाँ ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पता होना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो मेरे ख्याल से एक बॉडी ही है, ठीक है। इसके बाद फूड प्राइस इंडेक्स, चलिए ठीक है। इसके अलावा ये वाला, ये इसके ऊपर कितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, ठीक है। ये जो है FAO, WHO, IFAD, यूनिसेफ और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये सभी की सभी 5 बॉडी मिलके ये रिपोर्ट निकालती हैं। इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी पूछे जाने के कुछ चांसेस कब हैं, मतलब कब पूछे जाते हैं ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन जो है कभी भी आ सकते हैं और ये हमेशा न्यूज में रहता ही है, ठीक। इसके अलावा वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और जो है बेसिकली FAO जो होता है ये फूड सिक्योरिटी, जो बच्चे होते हैं चाहे दुनिया में, एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखती है कि फूड अवेलेबल है या नहीं है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लोगों की क्या है, ठीक। नेक्स्ट इज अंदेशा। तो अंदेशा जो है ये भी एक बॉडी है, ठीक है। इसका मैंने फुल फॉर्म लिखना भूल गया। मेरे ख्याल से इसका ESA का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका ये रिपोर्ट ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट, समझ रहे ना। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट और वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ये 2 बिल्कुल याद होना चाहिए, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट लगाती हैं। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि एक जगह से कोई दूसरी जगह पे जाता है तो क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनली भी लोग माइग्रेट करते हैं या आपस में जो एक कंट्री है इंटरनली भी लोग माइग्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है इंटर स्टेट माइग्रेशन हो सकता है, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन हो सकता है। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन निकालती है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाँ इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का ही डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से ज़्यादा ये वाला आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ ये याद होना चाहिए डेमोक्रेसी इंडेक्स वाला। और मेरे ख्याल से हाल में जो भी करंट अफेयर मैंने डिस्कस किया था उसमें से डेमोक्रेसी इंडेक्स वाला जो है आया भी था कि इंडिया की रैंकिंग काफ़ी पीछे है, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हाँ तो ये याद होना चाहिए, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, ठीक, बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके अलावा UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक, UNODC ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। हाँ तो ये पता होना चाहिए, ठीक। IUCN के बारे में जो कि मैंने कल डिस्कस किया था कि जो भी आपका रेड लिस्ट जो डाटा निकालती है भाई कौन कौन से एनिमल जो है उनका क्या स्टेटस है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक निकालती है। इसके अलावा UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये वर्ल्ड ट्रेंड रिपोर्ट निकालती है, ठीक। नेक्स्ट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा और ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ये आप बस ध्यान रख सकते हैं IUCN वाला, बाकी ये दोनों जो है नीचे वाले पता होने चाहिए। इसके अलावा आपका यूनेस्को जेंडर पैरिटी इंडेक्स, हाँ ये पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। ये हैप्पीनेस इंडेक्स देखती है, ये वाला जो है हैप्पीनेस इंडेक्स देखती है कि भाई कोई भी कंट्री जो है वो एक प्रकार से डेवलप्ड तब है जब वहाँ के लोग खुश हों, ठीक है। जब आप ये देखेंगे ना तो भैया अपना जो छोटा सा कंट्री भूटान है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है इंडिया से या किसी भी कंट्री से। जब हैप्पीनेस का पैरामीटर होता है तो भाई लोग खुश होने चाहिए, बाकी तो इकोनॉमी कहीं भी जा रही है, अगर लोग खुश नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा USICRF, ठीक है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न आता है, ये भी न्यूज में आता है, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी एंड पीस, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेजमी इंडेक्स ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज सिपरी, ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि एक प्रकार से देखती है कि कई कंट्री ऐसी हैं जो कि खर्च बहुत ज़्यादा करती हैं अपने डिफेंस बजट में। जैसे पाकिस्तान ही है, खाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन डिफेंस पे भाई मिसाइल चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए। तो भाई ऐसा ना हो, समझ रहे हैं ना।
क्योंकि न्यूक्लियर एक प्रकार से अपने को न्यूक्लियर वॉरफेयर को भी कंट्रोल करना है, हर कोई न्यूक्लियर कैपेबल हो जाएगा। बाकी इंडिया पे भी, चूंकि इंडिया का भी आप रैंकिंग देखेंगे डिफेंस बजट या इंपोर्ट करती है, तो इंडिया भी टॉप 1 2 3 या 4 5 में आ ही जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इतना ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा करने से चूंकि बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने देश को इकोनॉमी, उसी देश की जनता को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से ये रिपोर्ट जारी करती है कि भाई देख लीजिए, सभी को आईना दिखाती है कि इतना इतना डिफेंस में खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो कि एक प्रकार से फालतू का ही खर्च है। मतलब इनका इसका ऐसा कहना है कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपने देश की सिक्योरिटी तो करनी ही है, लेकिन हाँ कुछ कंट्रोल्ड वे में। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, हाँ इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जारी करती है, एक प्रकार से जो ग्लोबली जो है देखती है भाई कि फॉरेस्ट जो है बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये 3 जो रिपोर्ट है, ये आरबीआई जो अपने देश की आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया की, वो ये तीनों रिपोर्ट जारी करती है। तो हाँ, ये तीनों तीनों रिपोर्ट आप ध्यान रखिएगा, मैं एक बड़ा सा स्टार बना दे रहा हूँ, इन तीनों को ध्यान रखिएगा, आरबीआई ये रिलीज करती है, ठीक। बाकी ट्रैफिक इंडेक्स जो है ये टॉम टॉम एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम मेरे ख्याल से जर्मनी की, हाँ जर्मनी की सिटी है। तो ये बेसिकली टॉम टॉम और यूनिसेफ, यूनिसेफ का बेसिकली, यूनिसेफ का जो है आपका फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ, ठीक। नेक्स्ट इज, हाँ देखिए ये न्यूज में रहता ही है, वेल्थ हंगर लाइफ कंसर्न वर्ल्ड, मैंने ही दो चार बार पढ़ा दिया होगा करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी कभी कभी न्यूज में रहता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है। जो अपने प्रेस है, जो कि प्रेस जो है माना जाता है लोकतंत्र का एक प्रकार से चौथा स्तंभ है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के अलावा चौथा स्तंभ है वो प्रेस है, क्योंकि भाई प्रेस जो होता है वो नजर रखता है ना सबके ऊपर कि कोई अपना पावर का गलत यूज नहीं कर रहा है, जनता से जोड़ने का काम करता है। खैर इसमें भी ढेर सारी वो चीज़ें हैं। बाकी ये रिपोर्ट जो है वो प्रेस से रिलेटेड है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये करप्शन, चाहे करप्शन से जो दोनों रिपोर्ट होते हैं, करप्शन अगर दिख गया ज़्यादातर चांस है, ऑप्शन में अगर आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दिख रहा है तो टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों ही है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक। इसके अलावा ग्लोबल टैलेंट कंपेटिटिव, ये भी कभी कभी न्यूज में आता है, इनसीड का ग्लोबल टैलेंट कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा इन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका भी एक रिपोर्ट मैंने चूंकि चर्चा किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसका आईपीआर होता है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें आपका कॉपी राइट आ जाता है, पेटेंट आ जाता है, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रकार से आ जाती हैं, डिजाइन्स वगैरह, समझ रहे हैं ना, सब पे एक प्रकार से जो है अपना रजिस्ट्रेशन किया जाए, अपने जो भी आपने काम किया है उसको किस प्रकार से जो है सिक्योर करें। तो ध्यान रख सकते हैं ये सभी बॉडीज, चूंकि मैंने सारे के सारे जितने भी इंक्लूड किए हैं और कुछ को छोड़ दिया जाए 5 6 को, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसे ऑक्सफार्म इंटरनेशनल का ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट, ठीक है। तो आज वाले दिन जो है हम लोगों ने रिपोर्ट पे चर्चा की, चूंकि ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि कहा नहीं जा सकता कि भाई कौन सा टॉपिक एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम में, पीसीएससी से एग्जाम में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को जो है मैंने टारगेट किया, ठीक, ऐसे टॉपिक्स को मैंने टारगेट किया। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिस पे मैंने बिल्कुल स्टार बनाया, तो याद ही रखिएगा। बाकी आपको करना क्या है, इसे आप करंट अफेयर करते हैं, तो करंट अफेयर करते वक्त जो भी टॉपिक न्यूज में आता है, कोई भी रिपोर्ट अगर आया हुआ है, ठीक है, मैंने देखे हैं काफ़ी सारे रिपोर्ट आए हैं, तो उस पे जो है बेसिकली आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। अब जैसे मैंने मतलब मान लीजिए 75 इसमें है, तो ये पॉसिबल नहीं एग्जाम से 10 दिन पहले 20 दिन पहले आप इसको याद कर पाएंगे। तो अभी से जो आपका शॉर्ट नोट्स है ना, उसको जो अभी से जो है, अभी टाइम है, ऐसी बात नहीं है, डेली 10 मिनट जो है सुबह सुबह 10 मिनट जो है शॉर्ट नोट्स को अपना रिवाइज करते जाइए, वही एक तरीका है याद करने का। और थोड़ा थोड़ा जो है सब पे समय दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, तो इनफैक्ट ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है, मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग है, ये फर्क नहीं पड़ता आपका क्या स्ट्रांग है, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएससी एग्जाम में हो सकता है कि आपका एग्जाम में, खासकर मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, कि भाई उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, चाहे आपका स्ट्रांग टॉपिक है चाहे वीक टॉपिक है, टफ क्वेश्चन आ गया, फैक्ट्स की बात है, नहीं आएगा तो गलत हो जाएंगे। आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और ये भी शॉर्ट नोट्स जो हैं इसको भी साथ साथ रखे रहिए, मैप्स हैं, तो सब कुछ जो है आपको थोड़ा थोड़ा समय सब पे आधे आधे घंटे भी अगर आप देंगे, तो आपका जो है क्वेश्चन जो आपके मार्क्स जो हैं वो सारे पोर्सन से आएंगे, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ या दो चीज़ स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई ठिकाना नहीं है भाई, इकोनॉमी से ही 20 25 क्वेश्चन पूछ दिया, साइंस टेक्नोलॉजी से ही 10 क्वेश्चन पूछ दिया, समझ रहे हैं ना आप। तो आप इंक्लूसिव अप्रोच रखिए, ठीक से रिवाइज करते रहिए।
और जब भी इसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ PYQ पढ़ते हैं, PYQ पढ़ते वक्त भी जो है ऐसे सिंपली PYQ मत याद किया कीजिए, इसका आप ट्रेंड एनालिसिस भी किया कीजिए। भाई समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये है कि भाई देखिए कि एग्जाम में जो है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है जैसे पहले अगर प्राइज पे पूछा गया है, इस प्राइज पे नोबेल प्राइज पे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल भी तो नोबेल प्राइज किसी ना किसी को मिला है, ये अवार्ड इस साल में मिला, ये वाला गेम चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक हाल में ही कहीं ना कहीं हुआ है, तो कौन सा एथलीट जो है किसको किसको मेडल मिला है, किसने सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं, तो ये सब फैक्ट्स PCS में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है पेपर पेपर को रीड करने की आवश्यकता है कि भाई पेपर में डिमांड क्या है, क्या पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, नहीं तो करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक, बाय।